आप सभी स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस चैनल पर हम करंट जीके से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का संबंध जो है आपके इकोनॉमिक्स के पार्ट से है। तो यहाँ मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन के स्टूडेंट को सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो टॉपिक मैं कराने जा रहा हूँ वो जो मैंने आपको ऑनलाइन ऑफलाइन में करवा चुका हूं उसमें अपडेट कर ले। मानव विकास सूचकांक हमारा टॉपिक है और इकोनॉमिक्स में इससे पहले जो इंडिया की रैंक मैंने आपको बताई है उसको आप चेंज कर लें। इंडिया की रैंक अब बदल चुकी है। देखते हैं इस पर किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं और जैसे क्वेश्चन बने हुए हैं उसी को आधार बनाकर ही मैंने ये लेक्चर तैयार किया है। मैं चाहूँगा कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में कई तरीके के लिंक दिए गए हैं एक नए अपडेशन के तहत। उसमें अक्टूबर महीने की जो करंट है उसकी प्लेलिस्ट दी गई है, नवंबर महीने की जो प्लेलिस्ट है उसको वहाँ पर अपडेट किया गया है। इसके अलावा दिसंबर की तो चल ही रही है, वो समय समय पर वहाँ अपडेट होती रहेगी। एस्ट्रोनॉमी की प्लेलिस्ट दी गई है, नेबरिंग कंट्री की प्लेलिस्ट दी गई है। ये ऐसी प्लेलिस्ट है जो आपको हर एग्जाम में काम आएगी, चाहे वो पटवारी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का, चाहे एसएससी का या अन्य किसी भी तरीके का कोई भी एग्जाम हो, उसमें वो बखूबी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो अब मैं अपना टॉपिक प्रारंभ करता हूं। मानव विकास सूचकांक, हेडिंग डाल दीजिए मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। इकोनॉमिक्स का अपने आप में एक ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो जैसे जैसे मैं आपको कराता जा रहा हूं वैसे वैसे आप इसको अपडेट करें। देखिए, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, नाम से ही पता लग रहा है मानव के विकास को मापने का एक पैमाना है, एक स्केल है जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजरमेंट किया जाता है। एक लाइन लिख दीजिए, यह है मानव के विकास को मापने का एक पैमाना है, स्केल है, ये एक स्केल है ये। अब बात आती है, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये जारी कौन करता है और इसके जनक कौन है। तो उसको हम जो 2020 में रिपोर्ट आई है उसके साथ जोड़कर देखेंगे। सबसे पहली बात तो इसके जनक कौन है, फादर ऑफ HDI, ये है महबूब उल हक। महबूब उल हक ये इसके जनक है, इन्होंने इसके बारे में बताया था और ये पाकिस्तान के हैं, ये पाकिस्तान के हैं। इसमें इनके जो सहयोगी रहे थे ये थे भारत के प्रोफेसर अमर्त्य सेन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो है ये इसमें सहयोगी रहे थे। इनके बारे में कुछ बात मैं करना चाहूंगा, अमर्त्य सेन के बारे में। देखिए, एशिया के पहले व्यक्ति है जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। एक लाइन लिख दीजिए यहां पर, एशिया के पहले व्यक्ति जिन्हें 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए वेलफेयर इकोनॉमिक्स, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला।
नोबेल पुरस्कार मिला। ये है। अब यहां से आपके जो क्वेश्चन उठते हैं, एक तो सीधा आता है कि एशिया के पहले व्यक्ति कौन है जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन। आप जानते हो इंडिया से संबंधित है। एक कब मिला था ये पूछा जाता है, 1998 में, 1998 में। किसके लिए मिला था? वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए मिला था, ये कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए, और अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। तो अपने आप में ये 3 क्वेश्चन है। यहां अब थोड़ी सी अपडेशन करनी है अपनों ने। वो अपडेट ये है कि दूसरे व्यक्ति कौन से हैं। ये आप ये भी कह सकते हो कि पहले भारतीय हैं, भारत के हैं। तो दूसरे भारतीय कौन है जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला? ये तो पहले भारतीय हो गए, एशिया के पहले व्यक्ति हो गए। तो भारत के संदर्भ में देखें तो जो दूसरे भारतीय हैं वो है अभिजीत बनर्जी। ये क्वेश्चन आपके आ भी चुका है। अभिजीत बनर्जी को मिला है, और ये मिला है 2019 में। गरीबी निवारण से संबंधित उपाय सुझाने के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला। यह पूछा जा सकता है, कारण अमर्त्य सेन के बारे में यह पूछा गया है कि उन्हें किसके लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। तो इनके नीचे लिख दीजिए, इन्हें गरीबी निवारण के लिए उपाय सुझाने के लिए के तहत नोबेल प्राइज मिला। नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये आपने थोड़ा सा अपडेशन रखना है। हालांकि जो बच्चे पढ़े हुए हैं उनको बता चुका हूं मैं, और दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं। क्लियर हुई बात सारी? एक बार आप इसे राइट डाउन करो, उसके बाद मैं जो HDI की नवीनतम रिपोर्ट आई है उस पर बात करूंगा। आइए, अब मैं बात करने जा रहा हूं HDI 2020, या आप ऐसे लिखिए HDI 2019 मानव विकास सूचकांक 2019। ध्यान रखना, ये 2019 के आंकड़े हैं, बिल्कुल गड़बड़ी मत कर देना। ये जो 2019 के जो आंकड़े हैं ये जारी हुए हैं दिसंबर 2020 में। ओबियसली बात है, दिसंबर 2020 में हम 2019 की बात करेंगे, ठीक है ना? ये ध्यान रखना, 2019 के आंकड़े हैं ये। और इन्हें जो जारी किए है, ये किया है UNDP के द्वारा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी संस्था मानव विकास के आंकड़े जारी करती है? UNDP। थोड़ी सी बात मैं UNDP के बारे में करना चाहूंगा। ये है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, आप हिंदी में इसको कह सकते हो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। हिंदी में इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम होता है ये। इसके बारे में 3 बातें आपने ध्यान में रखनी है। बस सिंपल सी बात कहें तो UN मानव विकास सूचकांक के आंकड़े जारी करता है, और भी कई काम है, वहां नहीं जा रहा अभी मैं। अभी आपके काम की चीजें यही है। एक तो इसकी स्थापना 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा, इसका हेड ऑफिस, ये इंपॉर्टेंट होता है, इसका हेड ऑफिस है न्यूयॉर्क। ये 2 बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसके जो हेड है वो बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आप नाम ध्यान रखें, अकीम स्टीनर। अकीम स्टीनर इसके हेड हैं, ये ध्यान रखें आप सारे। अब आइए, अब हम बात करेंगे
इसके आयाम की, ये जारी तो किए जाते हैं लेकिन आयाम कौन से हैं, एप्टीट्यूड क्या है, आप ये भी कह सकते हो कौन से आधार रखे गए हैं या कौन से स्केल रखे गए हैं। तो ध्यान रखना इसके 3 आधार होते हैं, 3 आधार होते हैं मुख्य रूप से ये, ठीक है ना। और 3 आधार कौन कौन से हैं, एक तो है साक्षरता दर, लिटरेसी रेट, साक्षरता दर होती है एक तो, भाई उस देश में साक्षरता कैसी है उसका आंकलन, उसको रिपोर्ट में देखा जाता है। एक पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय देखी जाती है, पर कैपिटा इनकम देखी जाती है। और एक देखी जाती है जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। कई बार इसके स्थान पर स्वास्थ्य शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखना। जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उस देश में लोगों के जीने की औसत आयु कितनी है, ये 3 चीजें देखी जाती है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं 2020 में जो ये 2019 की जो रिपोर्ट आई है इसमें एक नया आधार भी शामिल किया गया है। और नया आधार क्या है, CO2 उत्सर्जन, प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जन दर व मटेरियल फुटप्रिंट, इसको भी शामिल किया गया। और ये जो शामिल किया गया है 2020 की रिपोर्ट में पहली बार ध्यान रखना, 2020 में जो रिपोर्ट जारी हुई है जो कि 2019 की है उसमें यह पहली बार शामिल किया गया है। लेकिन ध्यान रखें मुख्य रूप से यही होता है। इस बार CO2 उत्सर्जन दर मतलब प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जन दर उस देश में कैसी है, प्रदूषण के स्तर से संबंधित है। इसी तरीके से मटेरियल फुटप्रिंट क्या होता है, मटेरियल मतलब वस्तु, आप जैविक ईंधन का कितना इस्तेमाल करते हो, वस्तुओं का कितना इस्तेमाल करते हो, सेवाओं में किस तरीके से उनका इस्तेमाल होता है, उसको भी ध्यान में रखा गया। इसे कहते हैं मटेरियल फुटप्रिंट। तो उसको आधार भी बनाया गया है। तो मेरी नजर में यह क्वेश्चन आया हुआ है। पहले क्वेश्चन कैसे आया हुआ है कि HDI के आंकड़े किस आधार पर नहीं निकाले जाते हैं, तो चौथा ऑप्शन देता था लिंग अनुपात, ठीक है ना। इस बार जो आपको वो पूछ सकता है कि 2020 में जो HDI के आंकड़े हैं उसमें नया आधार कौन सा शामिल किया गया है, तो नया आधार ये शामिल किया गया है। क्लियर। आइए अब हम रिपोर्ट की बात करेंगे। रिपोर्ट क्या कहती है, एक बार राइट डाउन करो। देखिए ये जो रिपोर्ट जारी हुई है इसमें जो कुल देश शामिल किए हैं वो है 189 देश इसके अंदर शामिल किए गए हैं। अब देखिए इसमें जो पहले नंबर पर है वो है नॉर्वे, मैक्सिमम यही रहता है। दूसरे नंबर पर जो है आयरलैंड है और स्विट्जरलैंड, ये दोनों नंबर एक साथ है। इस पर ज्यादा गौर करने की आवश्यकता नहीं है, कभी नहीं आया ये। मेन चीज जो है वो है भारत का स्थान, इस पर गौर करें। भारत का जो स्थान है ये है 131, 131वां स्थान है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब यहां पर आपके देखिए कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो 2019 में HDI के आंकड़ों में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है, 131वें। इतने से काम नहीं चलेगा। 2018 में कौन सी रैंक थी, 2018 में थी 129, 129वें। इसका मतलब ये निकला
कि ये जो रैंक है 2 अंकों में गिरावट आई है। ध्यान रखना, नीचे की तरफ जा रहे हैं हम, तो यहां जो है आप लिख सकते हो 2 अंकों की गिरावट, ये ध्यान रखना, 2 अंकों की गिरावट है ये महत्वपूर्ण बात है। एक आंकड़ा और बता देता हूं मैं आपको, 2017 में जो थी वो 130वीं थी, 130वीं रैंक थी 2017 में। तो ये आपने, या चाहे 2017 याद ना रहे, 18 और 19 इसका आपको ध्यान रखना आवश्यक है, ये ध्यान रखना। अन्य देशों की यदि हम तुलना करें, जैसे पड़ोसी देशों की बात करें, तो पाकिस्तान से हमें इसकी तुलना करनी पड़ेगी। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। पाकिस्तान 154, नेपाल 142, बांग्लादेश 133, चाइना 85। हमें इससे तुलना रखनी पड़ेगी। तो आप देख लीजिए, हम बांग्लादेश से मेल खाते हैं कुछ हद तक, हालांकि एक्यूरेट तो बिल्कुल नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर बन जाते हैं। तो इन पड़ोसी देशों से हमारी स्थिति सही है, लेकिन आप मान के चलिए कि हम इसमें लगातार गिरावट करते जा रहे हैं। लगातार गिरावट कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे जीने की आयु कम है, स्वास्थ्य दर कम है, हमारी साक्षरता दर कम है, उसमें हम मात खाते जा रहे हैं। हालांकि हम कहें हमारी जो रैंक खराब हुई है वो जो CO2 उत्सर्जन है उस मामले में भी हो सकती है, क्योंकि पर्यावरण के क्षेत्र में ठीक है भारत अच्छे कदम उठा रहा है। जैसे अभी कच्छ के रण में दुनिया का सबसे बड़ा रीन्यूएबल एनर्जी प्लांट लगा है, दुनिया का सबसे बड़ा। तो उस दिशा में हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन परिणाम की जो हम इंतजार कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, परिणाम आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। खैर जो भी है, तो यहां से इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। एक स्टेटमेंट और आया है इस रिपोर्ट में, उसकी मैं अलग से बात करूंगा, एक बार आप इसे राइट डाउन करो। एक स्टेटमेंट है, इस रिपोर्ट में ही बात हुई है, भारत में लड़कों की तुलना में लड़कियां कुपोषण की ज्यादा शिकार है। ये इस रिपोर्ट में आया है। भारत में लड़कों की तुलना में लड़कियां कुपोषण की ज्यादा शिकार। ऑब्वियसली बात है, जीवन प्रत्याशा की जहां पर बात आएगी, स्वास्थ्य की जहां पर बात आएगी, वहां कुपोषण की बात आएगी। तो ये रिपोर्ट आ गई। ये बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, ध्यान रखना। मैं एक बार कारण बता देता हूं, फिर मैं इसकी तुलना करूंगा कुछ। इसका कारण क्या है, रीजन क्या है। एक तो जो मेन रीजन बताया है वो ये है, माता पिता का व्यवहार। माता पिता का व्यवहार। अब इसकी तुलना अब आप अपने आसपास के सामाजिक परिदृश्य में देख सकते हो। माता पिता के व्यवहार के कारण भी लड़कियां कुपोषण का शिकार हो रही है। अब ये आप स्टडी कीजिए अपनी, किस तरीके से है। जनरली होता है ना कि दूध लड़का पीता है, लड़कियां नहीं पीती, उनको कभी तू कम पी ले, भैया पी लेगा। इस तरीके की घटनाएं मुझे लगता है आज भी अपने सामाजिक परिदृश्य में देखने को मिल जाती है। लड़के के लिए ज़्यादा माल बटोर कर रखा जाता है। तो ये कुछ बातें हैं। खैर, अपने सामाजिक परिदृश्य में इसके जांचने का प्रयास करें। आपके लिए अपने आप में एक होमवर्क है ये। दूसरा जो बताया है, ये जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। इस क्लाइमेट चेंज को
लड़के और लड़कियों के शरीर से टच करके बताया गया है। भाई किस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, किस पर ज़्यादा इफेक्ट कम पड़ता है, उससे रिलेटेड है। खैर, ये तो बात हो गई, हमारे पास एक न्यूज़ आ गई। अब मैंने इसको क्यों बताया, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि इसी तरीके की एक रिपोर्ट आई थी कि भारत में जो कुपोषण के शिकार है, अमीर ज़्यादा कुपोषित है या गरीब ज़्यादा कुपोषित है, इस तरीके का आया था ये। तो एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में एक बात कही गई है, ध्यान से समझना मेरी बात को। भारत में अमीर व गरीब दोनों कुपोषित हैं। भारत में अमीर व गरीब दोनों कुपोषित हैं। ये जो है, ये स्टेटमेंट जो है, ध्यान रखना, ये सत्य कथन है, बिल्कुल ट्रू है। ये इसी टाइप का क्वेश्चन आया था कि कौन सा कथन गलत है, तो उसमें यह सही निकलता है कि भारत में अमीर और गरीब दोनों कुपोषित है। देखिए, गरीब इसलिए कुपोषित है क्योंकि उसको पोषण युक्त भोजन मिल ही नहीं पाता है, इसके लिए वो कुपोषित है। और अमीर इसलिए कुपोषित है क्योंकि उसकी दिनचर्या, उसका जो डेली रूटीन है और उसके जीवन में जो अनुशासन का अभाव जो है, वो उसको कुपोषित करता है। आप देखिए, मैं छोटी सी बात करूंगा समझाने की दृष्टि से। जैसे अमीर लोग हैं, पिज्जा, बर्गर या बाहर खाना ज़्यादा खाना, घर के खाने को कम तवज्जो देना, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, इनको क्या करते हैं, ये ज़्यादा महत्व देते हैं। ज़्यादा महत्व देते हैं तो इनको क्या होता है, कुपोषण का शिकार होना पड़ता है। आप देखते हो ब्रेड पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, जबकि एक गरीब आदमी ब्रेड क्या, उसको तो सूखी रोटी मिल जाए, काम चल जाएगा। तो ये चीज़ें हमें ये प्रदर्शन कराती है कि भारत में दोनों की स्थितियां कुपोषित है, बशर्ते उसके कारण अलग अलग हो। समझ में आई मेरी बात सारी? ये क्वेश्चन आया हुआ है इकोनॉमिक्स में, इस कारण से मैंने इस रिपोर्ट को आधार बनाकर आपको एक बात बताई है कि भारत में लड़कों की तुलना में लड़कियां कुपोषण की ज्यादा शिकार है। अर्थात लड़के कुपोषण के शिकार कम है, लड़कियां ज्यादा शिकार है। दोनों की यदि तुलना करें तो जो माता पिता का व्यवहार है इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ जलवायु परिवर्तन भी एक अहम योगदान देता है। क्लियर हुई मेरी बात सारी? अब मैं चाहूंगा आप इसे इकोनॉमिक्स में अपडेट कर लें, तभी आपके नोट्स सिस्टमेटिक और अपडेटेड बनेंगे। तो राइट डाउन कीजिए। तो दोस्तों, आज हमने एचडीआई पर चर्चा की। इकोनॉमिक्स का ये जो पार्ट है, ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि काफ़ी बार इसको रिपीट किया जाता है और ये क्वेश्चन सदाबहार क्वेश्चंस की श्रेणी में आते हैं। अपडेट जरूर कर लें, ये आपको कहना चाहूँगा। और इसके अलावा एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा, यही पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना। कारण, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि कुछ बच्चों के फोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर वो ज़्यादा बताते हैं, अब वो को एक्सप्लेन अभी नहीं किया जा सकता और आप कम बताते हो। क्या इतना सफिशिएंट है? पहली बात तो दोस्तों, यदि सफिशिएंट नहीं होता तो मैं आपको कभी नहीं कहता कि आपको यही पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना। पहली बात तो ये। दूसरी बात, वो ज्यादा बताते हैं, मैं कम बताता हूं, तो दोस्तों ये तो चैलेंज हो गया ना। चैलेंज इस मायने में हो गया, यदि ज्यादा बताना है तो ज्यादा बताने में समस्या कहां है? एक टॉपिक आ गया हमारे सामने, उसको हूबहू वैसा का वैसा यहां पर रख दिया, इसमें समस्या कहां आई? इसमें तो कोई समस्या नहीं है। चैलेंज तब होता है
जब हम उसमें से आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से मोतियों को छांटकर आपके सामने रखें, वो चैलेंज होता है, उसको हम चैलेंज बोलते हैं। और उसी चैलेंज को मैं लेके चल रहा हूं। इस कारण से आपको बार बार मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया का शिकार ना बने, नहीं तो मान के चलना आप जो करने जाओगे उसमें आपको इतना दिग्भ्रमण हो जाएगा कि आप सोच ही नहीं सकते और भारत की राजधानी तक गलत करके आ जाओगे। ये मेरा अनुभव है, अनुभव है। मेरी कुछ बातें आप हमेशा ध्यान रखें, बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें, और ऑथेंटिक और जो आपके एग्जाम को टच करने वाली चीजें हैं उनको पढ़ें। नहीं तो ये आप मान के चलिए जो भी आप पढ़ रहे हो उसकी खिचड़ी बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, और जो खिचड़ी है ये नाकामयाबी दिलाती है। बहुत कड़वी बात है लेकिन कहूंगा, ये नाकामयाबी दिलाती है। इस कारण से अभी भी आगाह कर रहा हूं, ये ज्यादा चक्रों में ना पड़ें। सोशल मीडिया से दूरी रखें, जितनी आवश्यकता है उतनी रखो। क्लियर? तो मेरी बात पर गौर करना। आगे आपका अपना जीवन है, आपका अपनी समझ है, जैसे आप जो डिसीजन लो। तो इजाजत दीजिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।